2700 मीटर्स जो कि जुड़ा का तालाब है। देन उसके बाद आप लोग जाएंगे 3200 मीटर्स जो कि आपका बेस कैंप है, जो आपका पीक पॉइंट है 3812 3812 मीटर, यानी आपके 12,500 फीट। ठीक है, तो ये एलिवेशन इसलिए रखा जाता है क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से कोई एकदम ही 9th-10th स्टैंडर्ड में नहीं जाता है। ठीक है, धीरे धीरे करके उसको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ जो है प्रिपेयर करनी होती है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे आपकी बॉडी एक्नोटाइजेशन जो वो आपकी धीरे धीरे चेंज होगी, इसलिए ये एलिवेशन रखा जाता है कि पहला स्टॉप आपका ये रहेगा, क्योंकि आपका जो बॉडी का एक्नोटाइजेशन है वो एकदम तो नहीं होगा कि पहले दिन में ही समिट मार दोगे और वापस आ जाओगे, तो इसलिए एलिवेशन रखा जाता है। ठीक है, बाकी मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मुसाफिर है और ये राज सर है, ये कल आपके साथ एज अ ट्रैक लीडर रहेंगे, और ये ब्रिज मोहन सर है, ये भी आपके साथ ट्रैक लीडर रहेंगे। ठीक है, तो कल से आप लोगों का ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं। ठीक है, आप कोई बोल रहा होगा कि भैया रूल जो है तोड़ने के लिए बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूल तोड़ोगे तो खुद टूट जाओगे, क्योंकि माउंटेन को आप लोग चैलेंज कर रहे हो। ठीक है, माउंटेन को चैलेंज कर रहे हो तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पड़ेगा। जो जितना चीता बनेगा, यहाँ पे ये होता है कि चीता नहीं बनना होता है, जो चीता बनेगा तो भैया उसके लिए एक बात है, डोंट बिकम अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। ठीक है, यहाँ के चीते जो है हम लोग हैं 365 दिन ट्रैक पे रहते हैं, 365 डेज। ठीक है, 365 डेज हम इस ट्रैक पे चलते हैं। तो आप लोगों को शहर का ज्यादा पता होगा, हर गली नुक्का हर जगह जो भी है आपको ढाबा ढूबा सब पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को हर रास्ता पता होता है। चीते बनने से मतलब ये होता है कि भैया गाइड आगे फॉलो कर रहा है। ठीक है, गाइड ने कहा सब लोग फॉलो करेंगे, ट्रैक लीडर को फॉलो कर रहे हैं, और आप लोग क्या है शॉर्टकट मार के चल रही है। अब हाईवे में गाड़ी चलती है भैया, बाहर तो चलती है नहीं, अगर बाहर चलती होगी हाईवे से तो मेरे को बता दो जो चलाता होगा। तो इसलिए यहाँ पे चीता बनना किसी ने नहीं है। ठीक है, बाकी अब आपके रूल्स पे आते हैं। रूल्स हर जगह होते हैं, हर इंस्टीट्यूशन में होते हैं, किसी के ऑफिस में भी होते हैं। अगर जो कॉलेज पढ़ रहा होगा तो भैया 75% अटेंडेंस का आपका एक रूल होगा, वरना डिवाइड हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल होता है, पहला रूल जो आपका आता है वो आता है आई एम दी वन। आई एम दी वन मतलब होता है सबसे पहले मैं। सबसे पहले मैं का मतलब है कि भैया सबसे पहले मैं हूं तो मैं हूं। अब आपको मैं बताया कि जी जो है आपका गियर ऐसा होना चाहिए, आपकी जो है डक फेदर जैकेट यहाँ पे होनी चाहिए। समिट फिर चले गए जारा की जैकेट पहन के, कोई एडिडास का पतला सा जैकेट पहन के चले गया, कोई जीन्स पहन के चला हुआ। और समिट पे जाने के बाद क्या हुआ कि ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई। ऊपर जाके आपका 360 व्यू है, तो 360 व्यू से चारों तरफ से हवा आती है। ठीक है, प्रॉपर लेयर नहीं पहनी, फिर वहां पे खड़े होकर कह रहे हैं बस ऐसे कांपते हुए कि अरे गाइड साहब जो है मेरे को ठंडा लग रहा है ना, अपना ना जैकेट दे दो यार, आप तो यहाँ के लोकल आदमी हो भैया, आपकी तो बॉडी आप तो हैबिचुअल हो। ठीक है, तो भैया मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ठंडा लगता है। ठीक है, उसके बाद मैं साफ कह रहा हूँ, ना मैं अपना आपको जैकेट दूंगा, ना अपना ग्लव्स दूंगा, एक कॉफी तक नहीं दूंगा, क्योंकि भैया आई एम दी वन। मैंने अपना जैकेट अगर आपको दे दिया, मेरी तबीयत खराब होगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो उसके बाद समिट पे कोई किसी का नहीं होता, ये ध्यान में रखना। कितने भी अच्छा दोस्त होगा ना, वो भी अपना जैकेट उतार के नहीं देगा, क्योंकि भैया ठंडा इतना होता है ना, उसने भी बचना है। तो इसलिए आप लोग अपना प्रॉपर गियर लेके जाएंगे। गियर की बात हम आगे करेंगे कि क्या क्या गियर जरूरी होने चाहिए। उसके बाद अब दूसरा रूल जो आपका आता है वो आता है आपका LNT। LNT सुना है किसी ने? लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो वो नहीं है यहाँ पे, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, LNT से मतलब वो आपका लीव नो ट्रेस। ठीक है, लीव नो ट्रेस मतलब आपको कोई निशान ट्रैक पे नहीं छोड़ना है। अब निशान से मतलब ये हुआ कि चल दिए वहां बर्फ गिरी हुई है, फिर आगे वाला बंदा चल रहा है, पीछे वाला उसके निशान मिटा रहा है पाँव के, इतना भी ओवर नहीं करना है। LNT से मतलब है कोई भी ट्रैश, कोई भी कचरा ट्रैक पे आप लोग नहीं फेंकेंगे। पता चला खाली डेयरी मिल्क, वो मैं पीछे से स्वैप करते हुए आ रहा हूँ, रैपर डाल दिया नीचे, जो रैपर डालते हुए दिखाई दिया तो उसका बैग 1 kg कचड़े से और भर दिया जाएगा पूरे ट्रैक के लिए। ठीक है, बाकी अब देखो इससे ये मतलब होता है कि अब मान लीजिए मेरे को कुछ नहीं पता, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे होती है, हार्मफुल गैसेस कहाँ से निकलती है, ये मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं है तो भैया मेरे को कुछ पता ही नहीं होगा। मैंने क्या करा, आप लोगों का फेंका हुआ कचरा इकट्ठा करा और उस पर आग लगा दी। आग लगाने के बाद उसमें से हार्मफुल गैसेस निकली, फिर आपकी ओजोन लेयर वगैरह डिप्लीट हुई, फिर ग्लोबल वार्मिंग हुआ। तो मेरे लिए नहीं होगा, वो आपके लिए भी होगा। मेरी गलती आप लोग भी भुगतेंगे, क्योंकि ये प्लेनेट आप लोगों को है, मेरा भी आप लोगों का भी है, सबका हक है इस पे। तो भैया अगर एक मैं गलती करता हूं तो भुगतेंगे सारे के सारे। तो इसलिए आपको LNT का जो रूल है वो फॉलो करना है। और एक और चीज होती है
आप आए हैं सिटी वगैरह से, माउंटेन पे आ रहे हैं, तो देखो माउंटेन में तो देखो अभी स्नो वगैरह गिरा है तो कीचड़ है रास्ते में, फिर कीचड़ है, कीचड़ पाँव के जूते पे लगा, उसके बाद निकाला टिश्यू पेपर और ये लगे हुए हैं साफ करने में, और बचा हुआ है आपका 3 किलोमीटर, और टिश्यू पेपर साफ करने और भर दिया पूरा बैग टिश्यू पेपर से, ऊपर पहुंचने तक ही आपका टिश्यू पेपर भर दिया इतने ऊपर तक। भैया ट्रैकिंग मतलब होता ही गंदा है, लग रहा है लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लग के आपने कौन सा ऊपर जाके वॉशिंग मशीन है वहां धुलने के लिए मिलेगा, ठीक है, वहां भी गंदा होना ही है, तो गंदा हो रहा है तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं अगले रूल पे। आज से पहले किसी ने कैंपिंग पे वॉशरूम यूज किया है? प्रॉपर कैंपिंग होती है जो, जिसको आउटडोर बोलते हैं बिल्कुल, इन हाउस वाले की नहीं किया है? किस किसने किया है? उसमें पानी होता है? नहीं। तो आपको यहाँ पे सेम यही प्रोसीजर करना है। जब आप वॉशरूम जाएंगे तो यहाँ पे ड्राई टॉयलेट होता है, जिसमें कि हम D5 रूल यूज करते हैं, ठीक है। D 5 बार यूज होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द टेंट, डिग, डू, डिकम्पोज एंड डीके। डिस्टेंस फ्रॉम द टेंट, टेंट से करीबन आपके 100 से 50 मीटर की दूरी पे आपका टॉयलेट टेंट रहेगा। फिर आता है आपका डिग। डिग जो होता है वो आपने करना नहीं है, ये आपका जो हाई एल्टीट्यूड का, इससे भी हाई एल्टीट्यूड का ट्रैक होता है उसमें यूज होता है डिग, ठीक है। तो डिग नहीं करना है, वहां पे पहले से ही पिट बना हुआ है। फिर आता है आपका डू। अब डू भी भैया आपको करना ही करना है, डू तो बहुत जरूरी चीज है, डू नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो डू जब आप करेंगे तो वेस्ट मटेरियल को आपने डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज कैसे करना है? डिकम्पोज का मतलब होता है वहां पे क्या होता है कि आपका ना तो पानी है ना तो कोई चीज है, बहता पानी है कि आप उसको फ्लश कर देंगे, तो वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे डिकम्पोज करने के लिए होता है कोकोपीट, ठीक है। कोकोपीट का मतलब होता है जब लकड़ी कटती है ना तो उससे बुरादा निकलता है, तो बुरादा इकट्ठा करके एक बैग में भरा जाता है। जब बुरादा, सॉइल और वेस्ट मटेरियल ये तीनों मिलते हैं तो अराउंड 1 हफ्ते के अंदर वो पूरा सॉइल में एक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, वेस्ट मटेरियल वहां पे होगा, उसको आपने कवर करना है कोकोपीट से। आपके जस्ट बगल में एक व्हाइट कलर का बैग रखा होगा जिसमें कोकोपीट होगा, तो आपने इतना डालना है कि जिससे वो कवर हो जाए। इतना नहीं कि भैया पूरा ही कट्टा उसमें डाल दिया और अगले वाले के लिए कुछ है ही नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो थोड़ा कवर हो जाए। उसके बाद क्या होगा कि वहां पे से आपका स्मेल भी हट जाएगी और आपका वो जो है वेस्ट मटेरियल वो भी आपका कवर्ड हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। देन उसके बाद टॉयलेट रोल यूज करेंगे, वो भी उसी पिट में जाएगा, ठीक है। टॉयलेट रोल कोई अपना इधर उधर नहीं फेंकेगा, वो भी आपका उसी पिट में जाएगा, ठीक है। हम वहां पे टॉयलेट रोल इसलिए अपना नहीं रखते हैं क्योंकि आपके जैसे 30, 40, 50, 60 लोग डेली चलते हैं ट्रैक पे, ठीक है। डेली चल रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा कि 50 लोग अगर एक टॉयलेट रोल यूज करते हैं तो किसी को होता है हाइजीन प्रॉब्लम, ठीक है। हाइजीनिक प्रॉब्लम है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम लोग वहां पे नहीं रखते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि अपना टॉयलेट रोल रहेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट आता है आपका डीके। डीके का काम हमारा होता है, हम लोग क्या करते हैं जब वहां से पूरा टॉयलेट या कैंप सारा उठ जाता है, जब बर्फ वगैरह हट जाती है तो उसको हम मिट्टी से और उसमें और कोकोपीट डाल के उसको एक प्लेन फॉर्म में चेंज करने के बाद उसको पूरा क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपका वो एक अच्छी मैन्योर में चेंज होता है और वो जो है आपका हर शर्ट्स और ट्रीज इनके लिए बहुत बेटर होता है। तो डीके का काम लास्ट का हमारा होता है, बाकी आप सबको करना है, ठीक है। D5 रूल आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगला रूल जो आपका आता है वो आता है प्लान प्रिपेयर अहेड। प्लान करो, प्रिपेयर रहो और चलो, इसके बिना आपका ट्रैक अधूरा रहेगा। इसका एग्जाम्पल ये होता है कि अगर आप ऑफिस वगैरह, स्कूल वगैरह से आ रहे हैं तो आने के बाद क्या करते हैं कि आप जो अपनी चाबी है गाड़ी की वो एक जगह टांग देते हैं, बैग एक जगह रख देते हैं, लैपटॉप एक जगह रख देते हैं। आपको पता है मैंने सुबह वो वहीं से उठाना है सब कुछ, आपने प्लान किया हुआ है ये सारा का सारा। तो ये आपने जो ट्रैक में अप्लाई करना है, कैसे करना है, रात को ही आपका बैग पैक हो जाना चाहिए। कल मॉर्निंग में निकलना है, रात को अगर प्रॉपर तरीके से बैग पैकिंग करोगे तो सुबह के लिए बेटर रहेगा। फिर सुबह सामान ढूंढते रहोगे और एक्स्ट्रा सामान वगैरह डाल दोगे। जब आप पैकिंग करोगे तो अननेसेसरी सामान जो आपका ट्रैक पे यूज नहीं होना वो लेकर आपने नहीं जाना है। अननेसेसरी में आपका चार्जिंग अडेप्टर भी आता है, ये छोटी सी चीज है। चार्जिंग अडेप्टर आप बोलेंगे लेके चल लेते हैं, ऊपर कोई पावर नहीं मिलेगा, कोई सॉकेट आपको वहां पे नहीं मिलेगा। 10 ग्राम वेट, 10 से 20 ग्राम का जो वेट होता है, ज्यादा से ज्यादा 40 ग्राम भी होगा। वेब चार्जर आते बड़े बड़े 65 वॉट के। अगर 25 ग्राम भी वेट आप माउंटेन में लेकर जा रहे हैं तो बहुत हैवी होता है, उठाने में आपको बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए आपका जो एक्स्ट्रा लगेज होगा आज रात को आपने वो अलग कर देना है और जो ले जाने वाला है उसमें बैकपैक कर देना है।
एक्स्ट्रा लगेज में अगर कोई शूज दे रहा है तो जो भी आपका सामान रहेगा एक्स्ट्रा वो प्रॉपर सील होना चाहिए। प्रॉपर सील मतलब पॉलिथीन है तो भैया उसमें सील कर दो। जिसके पास अगर मान लीजिए कुछ नहीं है तो वो अपना जो एक्स्ट्रा टी शर्ट छोड़ के जा रहा है दोनों बाजू बांधो और उसमें सामान डाल के ऊपर से सील कर दो। शूज दे रहा है, अगर मेरे को कोई शूज यूं करके देता है तो भैया मैं यूं करके ही पकड़ूंगा, लॉक रूम में यूं ही रख दूंगा। फिर उसके बाद वो आपका हेडेक है उसको ढूंढना, क्योंकि आने के बाद अगला ग्रुप भी आएगा, उनका सामान भी आपके पार्टीशन में रहेगा। अगर आपका शूज खुला है तो एक उधर जाएगा एक इधर जाएगा, फिर ढूंढने में टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है और वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जब आप शूज देंगे तो एक लेस उठाई एक शूज की, दूसरी लेस दूसरे शूज की और आपस में टाई अप कर दिया। उसके बाद जो सामान दे रहे हैं, अगर बैकपैक दे रहे हैं तो उसमें आपने बांध देना है ताकि आपका वो शूज कहीं ना जाए, आपको ढूंढने में भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, आपको क्या, हमें नहीं होनी चाहिए बस ढूंढने में परेशानी। ठीक है, देन उसके बाद रूल्स रेगुलेशंस अब डिसमिस करते हैं। अब आते हैं आपके अगला जो पॉइंट आता है गियर्स पे, क्या क्या गियर्स आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो कल से आप लोगों का ट्रैक स्टार्ट होने वाले हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने गियर्स पे भरोसा करना होगा। ठीक है, गियर्स पे भरोसा मतलब अगर आपका शूज है, आपको शूज जैसे रेंटल लिया आपने दिया, फिर उसके बाद आप पाँव रख रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आप गिर जाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपने गियर्स पे भरोसा करना होगा। सबसे पहला आपका आता है ट्रैकिंग शूज। ट्रैकिंग शूज जो है आपका होना चाहिए नाइकी का फॉर्म वाला, एडिडास का बढ़िया सा वाला, बिल्कुल आगे से फॉर्म लगा हो। ठीक है भैया, बिल्कुल गर्दन नहीं ला, किसी काम का नहीं है वो जूता, वो लेके मत चले जाना। ठीक है, वो शूज आपने पहना, उसके बाद गए आप और क्या होगा कि वहां पे स्नो गिरा हुआ है 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा बर्फ बढ़ती जाएगी। तो आपने पाँव रखा, आपका पाँव बिल्कुल गर्म हो रखा है, गर्म होने के बाद क्या होगा, स्नो मेल्ट होके सीधा आपके शूज के अंदर आएगी। शूज के अंदर जब पानी चले जाएगा तो आपके पाँव के अंदर मॉइस्चर क्रिएट हो जाएगा और पाँव होना आपका नम शुरू हो जाएगा। फिर बोलेंगे भैया फ्रॉस्ट बाइट होने वाला है। पढ़ा है किसी ने फ्रॉस्ट बाइट के बारे में कि फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? डाला होगा गूगल पे व्हाट इज फ्रॉस्ट बाइट, लिखा होगा कि भैया सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद उंगली काट देते हैं, ऐसे ही पढ़ा होगा भैया। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। ठीक है, ऐसे नहीं होता है फ्रॉस्ट बाइट। उसके लिए भी आपकी 7 स्टेजें होती हैं, कम से कम 10 पेज का आपका आर्टिकल है, वो पढ़ेंगे तब जाके आपको फ्रॉस्ट बाइट समझ में आएगा और इस एल्टीट्यूड में नहीं होता है। ठीक है, पाँव अभी नम न हो रहे होंगे, हाथ भी नम न हो रहे होंगे, ठंडा भी लग रहा होगा, तो भैया मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। मेंटली प्रिपेयर का मतलब ये है, गए ऊपर स्नो में क्या है कि ठंडा होना शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे आपका हाथ जो है यहाँ से नम होना शुरू हो गया। फिर क्या करेंगे, अरे भैया मैं तो मर गया, बस भैया जाम हो रहा है। जब ये आपका जाम होना शुरू होगा ना तो आप अपनी दिमाग में स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर देंगे, जाम हो रहा है, बस भैया मैं तो मर गया, बस भैया थोड़ी देर में चित्त हो जाऊंगा। भैया मरा हुआ आदमी हिलता भी नहीं है, ठंड में आए हो तो ठंडा लगेगा। इस तरीके से अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा लो कि भैया अगर ठंडा में आए हो ठंडा लगेगा, पाँव नम हो रहे, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मूवमेंट करो, क्लैपिंग करो, अपना जो है हाथ रब करो, तो आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अगर मैंने अपना माइंड सेट कर रखा है तो भैया मैं अपना हाथ बर्फ में निकाल के वापस करने के बाद 10 मिनट में अपने हाथ सही कर सकता हूँ, अगर मेरी मेंटल अच्छा है। ठीक है, ये होता है आपका ब्रेन, ये होता है आपका माइंड। ठीक है, ब्रेन अंदर होता है, माइंड होता है बाहर का, जो सोचते उल्टी सीधी चीजें, ये आपका माइंड है। ठीक है, उसके बाद अपने आप को मेंटली स्ट्रेंथ जो है अपनी मेंटली प्रिपेयर करोगे। फिजिकली हम कल लोग देख लेंगे, जैसे आप चलेंगे तो फिजिकली हमें पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जो आपका शूज होना चाहिए प्रॉपर वाटरप्रूफ होना चाहिए, जिसकी पास नहीं है वो रेंट कर सकता है। देन उसके बाद अगली चीज जो आपकी आती है वो आती है आपकी एटलीस्ट 4 से 5 पेयर आपके पास सॉक्स होने चाहिए। ठीक है, 4 से 5 पेयर में आपका वुलन सॉक्स होना बहुत जरूरी है। वुलन सॉक्स का काम क्या होता है, आप गए, आपने ट्रैक करा और गए और गलती से आपका शूज जो है गीला हो गया स्नो में। ठीक है, गीला होने के बाद अगर वाटरप्रूफ है, अच्छा गीला नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपके शूज के अंदर स्वेटिंग हो गई, ज्यादा वार्म जो आपका सर्कुलेशन चलेगा तो बॉडी वार्म होगी, आपके पाँव में स्वेटिंग होगी, किसी के पाँव में ज्यादा होती है। स्वेटिंग होने के बाद एल्टीट्यूड बढ़ा, गए कैंप में पहुंचने के बाद आपने क्या करा, शूज रिमूव करा। जैसे ही शूज रिमूव करोगे, अंदर जाओगे, वहां पे क्या होगा कि आपका जो है आगे का हिस्सा फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा सॉक्स का, जहाँ पे स्वेटिंग होगी, और वो आपको लगेगा नहीं, आप सोचेंगे टाइट हो गया, बढ़िया है, बस सब कुछ सही है। फिर रात को उसी सॉक्स में आप स्लीपिंग बैग के अंदर घुसे, स्लीपिंग बैग वार्म होना शुरू हुआ तो आपके पाँव में वो मेल्ट हो जाएगा। जब मेल्ट होगा तो आपका पाँव ठंडा कर देगा
ठंडा होने के बाद अगर आपके पाँव एक बार ठंडे होने शुरू हो गए तो उसके बाद आपकी बॉडी भी गर्म नहीं होगी रात भर। पाँव ठंडे तो पूरी बॉडी ठंडी। तो इसलिए आपको वुलन सॉक्स रात को पहन के सोना है। उसके बाद फिर क्या होता है कि मान लीजिए वुलन सॉक्स आपका एक बैकअप सॉक्स भी कहा जाता है उसको। बैकअप सॉक्स इसलिए कहा जाता है, मान लीजिए आप चले गए पूरे ट्रैक में, आपके तीन से चार पेयर सॉक्स सारे भीग गए किसी कारण, या स्वेटिंग से या पानी चले गए, आप गलती से बर्फ में पाँव चले गया, खेलते खेलते बर्फ ही घुस गई पाँव के अंदर। उसके बाद आपका लास्ट कैंप है जूड़ा, वहां पे आपके सारे सॉक्स गीले हो गए, फिर आपको आना है वहां से यहाँ तक और आपको अपने पाँव ठंडे नहीं करने। फिर आप क्या करेंगे कि आपके बैग में अभी भी एक बैकअप सॉक्स पड़ा है, वुलन सॉक्स, जिसको आप रात को पहनते हैं, तो वो वहां से और यहाँ तक आपको ले आएगा। उसके बाद इधर शॉप्स वगैरह हैं, आपने नीचे ही जाना है लो एल्टीट्यूड में, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वुलन सॉक्स यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगली चीज जो आपकी आती है वो आती है आपकी गेटर्स और क्रैम्पॉन। गेटर्स का काम होता है कि आपके शूज के अंदर स्नो ना जाए, वो यहाँ से लेके और आपका इतना एरिया कवर कर देता है, यहाँ से आपके शूज के अंदर स्नो नहीं जाने देता, ठीक है। उसके बाद अगली चीज होती है आपकी क्रैम्पॉन, माइक्रो स्पाइक्स भी उसको बोलते हैं। जब एथलीट दौड़ता है तो उसके नीचे छोटे छोटे कांटे लगते हैं, वो इसलिए लगते हैं ताकि फ्रिक्शन बनाओ। स्नो में क्या होता है कि आप लोग चल रहे हैं, वो भी आपका फ्रेश स्नो में यूज नहीं होता है। जो क्रैम्पॉन है वो होता है जहाँ पे हार्ड होता है, ठीक है। तो उसका काम होता है, कभी आप ऐसे चल रहे हैं, आपके शूज के गैप के बीच में स्नो भर गया तो आपका शूज पूरा फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने के बाद आपने आइस में फ्लैट में पाँव रख दिया तो फ्रिक्शन जीरो, आप फिसल सकते हैं। तो क्रैम्पॉन का काम होता है, उसके नीचे कांटे होते हैं, एक चेन होती है, वो आपको दिखा दिया जाएगा और आपको गाइड्स, ट्रैक लीडर वगैरह सब आपको बता देंगे कि कैसे कैसे आपको यूज करना है गेटर्स और क्रैम्पॉन, ठीक है। देन अगली चीज आती है आपकी ट्रैक पैंट। ट्रैक पैंट का भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, जीन्स में ट्रैक नहीं होता, ये बात सुन लेना, क्योंकि भैया बोला होगा आपकी लेवाइस वाले ने कि टॉमी हिलफिगर वाले ने कि भैया जो है स्ट्रेचेबल है, सब चलता है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ऊपर जाने लगोगे वहां पे आपका ये सब जो है एब्जॉर्ब, जो जीन्स है वो एब्जॉर्ब करने लगेगा ठंडा, उसमें बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं होती, फिर आपके घुटने से लेके ये चीज जल्दी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए सक्सेसफुल होती जीन्स, बोला होगा किसी ने कि भैया स्ट्रेचेबल है, बहुत चल जाएगा, मैंने तो इतने ट्रैक किए उतने ट्रैक किए, तो भैया सांकरी में भी अभी आपको पूरे मार्केट में टॉमी हिलफिगर, लेवाइस के शोरूम दिख रहे होते, अगर वो आपकी सक्सेसफुल होती। तो ट्रैक पैंट का यहाँ पे ये रोल होता है। फिर अगली चीज आपकी आती है थर्मल वेयर्स। थर्मल वेयर्स भी जरूरी हैं, इसलिए जरूरी हैं वो आपको ड्यूरिंग ट्रैक नहीं पहनना है, जब आप ट्रैक कर रहे हैं। अभी आप लोग थर्मल यूज कर सकते हैं क्योंकि आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। जब आप लोग ड्यूरिंग ट्रैक करेंगे तो आपका जो बॉडी है उसमें स्वेटिंग आपका बनेगा, स्वेटिंग बनने के बाद अंदर जो है हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने के बाद आपकी बॉडी में स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और वो आपका थर्मल वूल का होता है वो गीला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ काम कर रहा हूँ, काम करते करते मेरे यहाँ पे स्वेटिंग आई, मैंने टोपी हटाई और स्वेटिंग आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि हवा गुजरी तो ठंडा महसूस होता है बहुत ही ज्यादा। तो इतने एरिया में जब आपको ठंडा लग रहा है तो आपने पूरी बॉडी में गीला थर्मल पहना है, तो पूरी बॉडी में कितना लगेगा। हर किसी की बॉडी एक तरीके से एक्नोटाइज नहीं करेगी। किसी को अगर चलते हुए कल आप यहाँ से जुड़ा जाएंगे, अगर आप थर्मल नहीं पहनते हैं, वहां पे जाने के बाद आपको लगा कि मेरी बॉडी अनकंफर्टेबल थी बिना थर्मल के, तब आप अपना थर्मल पहन सकते हैं। उसके बाद समिट डे के दिन तो आपने थर्मल पहनना ही पहनना है क्योंकि वहां पे ठंडा होता है। तो आपकी ड्यूरिंग ट्रैक की जो लेयर रहेगी बेस कैंप तक की, वो रहेगी आपकी एक ट्रैक पैंट। ड्यूरिंग ट्रैक इवनिंग और मॉर्निंग में आप अपना थर्मल डालेंगे। फिर उसके बाद जो अपर लेयर रहेगी ड्यूरिंग ट्रैक, वो रहेगी आपका एक टी शर्ट, उसके बाद एक कंफर्टेबल लेयर, ठीक है। कंफर्टेबल लेयर में आपका आता है इस टाइप का, ये आपका कंफर्टेबल लेयर हो गया। यूडी चल सकता है, स्वेटर चल सकता है, प्लोवर चल सकता है, आपका एक पतली जैकेट चल सकती है, एक पतला ट्रैक चल सकता है, कोई भी कंफर्टेबल लेयर जिसमें आपको चलते हुए कंफर्टेबल लगे। देन उसके बाद लास्ट आता है आपका हैवी जैकेट। जैसे ये है तो अगर मैं अंदर से कुछ भी नहीं पहनूंगा, इसको पहन के चलूंगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पूरा हैवी जैकेट डक फेदर का है, ठीक है। इसके अंदर आपके बतख के जो हैं सारे पंख भरे हुए हैं इसके अंदर, तो ये आपका डक फेदर जैकेट होता है। क्योंकि अगर कोई प्रॉपर लेयरिंग करके समिट पे नहीं जाता है तो वहां पे हमने लोगों को पत्थर के पीछे छिपते हुए भी देखा है, ऐसे छुप रहे हैं गाइड के पीछे, भैया बस हवा मत आने दो, मेरे आगे खड़े रहो, ऐसे भी करते हुए देखा है क्योंकि प्रॉपर लेयरिंग है ही नहीं। अगर आपके पास प्रॉपर लेयरिंग रहेगी तो आप समिट पे खड़े हो सकते हो, जैसे मर्जी वैसे पोज बना सकते हो, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी अगर प्रॉपर लेयरिंग रहेगी। देन उसके बाद अगली चीज आती है आपकी
फेस कवर करने के लिए। ये आता है आपका बफ बोलते हैं इसको, बालक लावा बोलते हैं इसको, नेक वार्मर बोलते हैं, इसके कई नाम है, ठीक है। मल्टीटास्किंग है, विंडो की तरह, ठीक है। तो इसका मोस्टली काम क्या होता है इसका सिर्फ फेस कवर करने का नहीं होता, इसका काम ये होता है, ये आपका नेक है, यहाँ पे कर्व होता है, कर्व बना हुआ है, तो हवा आएगी यहाँ स्ट्राइक करके सीधा आपकी छाती पे लगेगी। जब यहाँ पे आपकी हवा जाने लगेगी तो आपकी जो रिब्स होते हैं ना, ये पेन करना स्टार्ट हो जाएगी कम से कम 10-15 दिन बाद। यहाँ भी नहीं होगा तो ये हवा आपकी सीधा यहाँ बैक में जाएगी, ठीक है। बैक में जाने के बाद आपका बैक पेन होना शुरू हो जाएगा, बोलते हैं ना ठंड घुस गई, तो ये इसी तरीके से घुसती है यहीं से। अगर ये आपका प्रॉपर कवर नहीं हुआ तो ठंड बहुत जल्दी घुस जाती है। बाकी अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो भैया 1-2 महीने बाद उसको निमोनिया की शिकायत भी हो सकती है, खांसी खूंसी हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद ये बहुत जरूरी चीज है। बाकी इसका एक और काम होता है, ऐसे कवर करेंगे क्योंकि आप लोगों की स्किन जो है अभी एक्लिमेटाइज नहीं हुई है यहाँ के टेम्परेचर से, हवा चलेगी आपके फेस से मॉइस्चर जाना स्टार्ट होगा। जब मॉइस्चर निकलेगा तो आपका जो है व्हाइटिश कलर का फेस होना स्टार्ट हो जाएगा और इस पे जो है क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ड्रॉट बोलते हैं ना, वो पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ से मॉइस्चर जाएगा धीरे धीरे धीरे, फिर बोलेंगे भैया फोटो ही बढ़िया नहीं आ रहा बर्फ में वैसे अच्छा आता है फोटो, लेकिन ये चीज कवर कर लेना सुबह शाम। बाकी ये अगर फोटो खिंचाने के लिए आप ये हटाते हैं तो उसके लिए आप लोग अपना मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड जिससे आपके फेस से मॉइस्चर ना जाए। देन उसके बाद अगली चीज आपकी आती है सनग्लास। सनग्लास का यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है भैया, हवा में मत चलना कि सनग्लास कोई दिक्कत नहीं है चल। जब आप व्हाइट कलर की चादर हो चुकी है वहाँ, उस पे जब सन डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करके आपकी आंख में पूरा क्रिस्टल का वो आएगा ना सारा बर्फ का, तो इतनी तेज ब्राइटनेस हो जाएगी कि आपका रेटिना का साइज छोटा हो जाएगा। फिर आपकी जो कलर कोडिंग रहेगी ना विबग्योर की, वो चेंज हो जाएगी। फिर बोलेंगे भैया लाल बर्फ गिरी हुई है, भैया हरी बर्फ गिरी हुई है, ठीक है। बर्फ तो सफेद है, आपने सनग्लास नहीं लगाया। तो इसलिए यहाँ पे सनग्लास का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सनग्लास का रोल आपका समिट पे भी है, क्योंकि जब एकदम से सनराइज होता है, अंधेरे में आप चल रहे हैं, एकदम से सनराइज हो गया, फिर सनराइज बिना चश्मे के देख रहे हैं, तो वही सनराइज आपको इधर दिखेगा ब्लू डॉट में, डॉट पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर बोलेंगे भैया 2-2 सूरज निकल रहे ऐसा भी हो जाता है, ठीक है, मिराज दिख जाता है किसी को वहां भी। तो इसलिए सनग्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला हो गया आपका हेडलाइट। हेडलाइट भी यहाँ पे जरूरी है क्योंकि आपको रात को वॉशरूम जाना है और 2:30 बजे के करीब आपको समिट के लिए निकलना है, और सबके पास अपनी हेडलाइट होनी चाहिए। ये नहीं कि भैया एक ने हेडलाइट पहनी है बीच वाले ने और 4 बंदे कंधे में हाथ डाल के चल रहे हैं। इतना पतला इतना चौड़ा रास्ता भी नहीं है वहाँ, 6-7 फुट का भी नहीं है, इतना सा रास्ता है 2 कदम रखने के लिए। तो आगे वाला अगर बीमिंग करता है तो पीछे वाले को नहीं दिखेगा। फिर पीछे वाला एक चीज बोलेगा, अरे गाइड साहब जरा टॉर्च दिखा दो। भैया मैं उल्टा तो चलूंगा नहीं ऐसे करके, मैंने तो औरों को रास्ता दिखाना है। तो इसलिए सबके सब अपने पास अपना एक आपके पास अपना हेड टॉर्च होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी अगली चीज जो आती है वो आती है वार्म कैप। कैप भी सबके पास होनी चाहिए, कान सर सबका ढका होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि चले ट्रैक पे, फिर मैंने बोला रास्ते में कि चलो भैया 10 मिनट का रेस्ट ले लो, पानी पूनी पी लो। फिर उसके बाद क्या होता है कि अच्छा सा व्यू आ जाता है, पीछे बर्फ गिरी हुई है, बादल आ रखे हैं। फिर बोल दिया एक ने, भाई निकाली टोपी, बनाए बाल, फिर कहा भाई जो है पोर्ट्रेट मोड में एक फोटो खींचनी मेरी बढ़िया व्यू के साथ और कान के बगल से पहाड़ गुजरने हो जाता है वहां पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पे ये चीज हुई। फिर उसके बाद गाइड ने बोला चलो चलो मूव करो, देर मत करो, और भाई ने टोपी छोड़ रखी है यहाँ और देखा ऊपर और चल दिया टोपी छोड़ के, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर कोई शॉप नहीं है टोपी वगैरह की। तो जहां से भी उठोगे अगल बगल स्वैप कर लेना, मेरा कोई सामान छूटा ना हो। उसके बाद अगली चीज जो आपकी आती है वो आता है आपका रेन पॉन्चो। मौसम आपने देख ही लिया, क्लाउड्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो कभी भी स्नोफॉल हो जाता है। यहाँ बारिश नहीं होती, सीधा होता है स्नोफॉल, और पॉन्चो आपके पास नहीं है तो भैया देखो कपड़े तो भीगेंगे ही भीगेंगे, और आप सोचेंगे कि अरे बैग में तो है ही कपड़े, बैग भी भीग जाएगा आपका बैकअप जो है। पॉन्चो का काम होता है सर से लेके यहाँ तक पूरा कवर करता है बैग सही। बर्फ गिरेगी, अगर रेन जैकेट आपने पहन रखा, रेनकोट है तो क्या होता है कि रेनकोट यूं हो जाता है, फिर यहाँ से पानी आता है सीधा यहाँ गिल्ला कर देता है। पॉन्चो ये होता है कि आपका यहाँ से अगर स्नो गिरेगी पानी बनेगा तो यहाँ आएगा और सीधा यहाँ से बाहर कर देगा, क्योंकि पॉन्चो शेप ही ऐसा रहता है पूरा,
तो इसलिए पोंचो का यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर मान लीजिए बर्फ वगैरह गिर गई तो आपके लिए कोई नहीं रुकेगा। अब 10 जनों में से एक जना पोंचो नहीं ले गया, फिर बोलेगा अरे गाइड साहब थोड़ा बर्फ रुकने का वेट करते हैं, और आपने जाना है बेस कैंप, ठीक है, तो आपके लिए कोई नहीं रुकेगा कि अरे भाई जो है पोंचो नहीं लाया, इसको शेड में डाल दो थोड़ी देर और हम इसके लिए रुक जाते हैं। तो वहां पे कोई किसी का नहीं होता भैया, सबने जाना है, तो पोंचो रहेगा तो सब एक साथ अपना मूव कर सकते हैं। उसके बाद पोंचो आपका बैक पैक में सबसे ऊपर रहेगा। ये नहीं कि बैक पैक करा, पोंचो नीचे डाल दिया, उसके ऊपर कपड़े रखे, फिर रखा जी कैमरा, बर्फ गिरी और गाइड साहब ने कहा चलो पोंचो पहन लो, फिर निकल रहा है कैमरा, कपड़े, और वो भीग गए, फिर आ रहा है भैया निकल गया पोंचो। पोंचो आपके बैक पैक में सबसे ऊपर ब्रेन कैप बोलते हैं जिसको, ऊपर का होता है ना ब्रेन कैप, उसमें डालेंगे सारे के सारे। उसके बाद फिर आपकी अगली चीज आती है ट्रैकिंग पोल। ट्रैकिंग पोल का यहाँ पे ये रोल होता है, मान लीजिए मेरा वेट 70 kg है और मेरा बैक पैक है 10 किलो का, तो टोटल 80 किलो मुझे ट्रैक पे लेके जाना है, अपने आप को भी खींचना है, अपने बैक पैक को भी खींचना है। और मुझे पता है शायद ही आप लोगों में से कोई सुबह 6, 8, 9 बजे उठता होगा और वॉक वगैरह पे जाता होगा, शायद ही कोई, वरना तो 12-1 बजे तक सीरीज देखते होंगे, उसके बाद सोते होंगे मजे से, फिर कोई 10 बजे उठता होगा, कोई 1 बजे उठता होगा। तो ये चीज जो है ना जाम हो चुकी है, ठीक है। तो इस पे जितना जोर डालोगे ये खुलेगा, तो कोई भी चीज खुलती है तो भैया जब कोई शुरू में जिम जाता है तो उठ नहीं पाता 2-3 दिन तक, तो ये चीज खोलोगे तो ऐसे चलोगे 1 हफ्ते तक। तो स्टिक का जो रोल होता है, स्टिक का मेन रोल होता है कि आपका बॉडी का जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे आपने पहले स्टिक रखी, फिर पाँव रखा, क्योंकि लोड तो पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद आपका पाँव जाएगा। जब डाउन उतर रहे हैं तो डाउन में क्या होता है कि पहले स्टिक रखी, क्योंकि ऐसे यूं पाँव मारोगे तो सीधा आपका जो आगे का टो है ना वो लगेगा जूते पे। तो आपने क्या करना है, पहले स्टिक डाली नीचे, फिर उसके बाद आपको लोड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बराबर हो जाएगा। फिर चढ़ते हुए भी आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपका बैक पैक का भी लोड वहीं जाएगा और आपकी बॉडी का भी लोड वहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे ट्रैक पोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद अगली चीज जो आपकी आती है वो आती है आपकी वाटर बॉटल। वाटर बॉटल का भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। 2.5 किलोमीटर चल रहे हो, 1.5 लीटर पानी कम से कम, 1.5 लीटर पानी नहीं पियोगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा। और चलते हुए अगर गर्म पानी पीते हो, मान लिए चल रहे हैं और बोला कि भैया बस ठंडा हो रहा है गर्म पानी, लेकिन अंदर से बॉडी गर्म होती है, गर्म हो रखी है, ऊपर से डाल रहे हो गर्म पानी, फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी हीट अप करना शुरू होगी। जब हीट अप करना शुरू होगी तो आपकी बॉडी का ब्लूबिन बढ़ जाएगा, आपका यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो आपका यूरिन का कलर येलोइश से रेडिश भी हो सकता है अगर गर्म पानी डालते रहोगे दिन भर चलते चलते। तो ड्यूरिंग ट्रैक आपको कम से कम 2.5 किलोमीटर में 1.5 लीटर पानी पियो। बाकी यहाँ पे पानी का रूल होता है, सुबह शाम आपको गर्म पानी पीने के लिए मिलेगा, ठीक है। सुबह यानी जैसे उठोगे तब मिलेगा, रात को आपका डिनर के बाद। तो जो जिस मील पे भी आप आओगे, लंच पे आ रहे हो, ब्रेकफास्ट पे आ रहे हो, डिनर पे आ रहे हो, आपके पास अपना वाटर बॉटल होना चाहिए। उसके बाद डिनर के बाद आपका 20 से 25 मिनट के लिए गर्म पानी लगेगा, ऐसे बड़ा कंटेनर लग जाएगा। तो भैया अगर 20 से 25 मिनट में भर सकते हो तो भर लेना, क्योंकि मैं बार बार उठा के नहीं जाऊंगा, गर्म कर दो भैया गर्म कर दो, मैं एक बार रख दूंगा क्योंकि यहाँ पे ठंडा हो जाता है। तो अगर आपके पास फ्लास्क है तो और भी बेटर है, जिसके पास नहीं है वो रेंट कर सकता है, ठीक है। फ्लास्क का होना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको सुबह 5 बजे प्यास लग गई, ठीक है, और आपका जो उठने का टाइम है, जो आपका चाय और गर्म पानी लगने का टाइम है, वो है आपका 7:30 बजे का। अब आप ठंडा पानी तो पियोगे नहीं सुबह 5 बजे उठते ही, तो आपका फ्लास्क में गर्म रहेगा, तो रात भर ही गर्म रहेगा, तो सुबह उठ के आप कभी भी पी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगली चीज आती है वो आता है आपका पर्सनल मेडिकल किट, ठीक है। पर्सनल मेडिकल किट भी आप लोगों के पास होना चाहिए। उसमें आपका जो आपकी बेसिक दवाइयाँ, आप में से कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं लेता किसी भी चीज की, अस्थमा पंप, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एंटीहिस्टामिन, माइग्रेन के लिए लेता है कोई? कभी कभी जब जरूरत 2 महीने में एक बार जब जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई भी चीज लेता है, कोई भी मेडिसिन वगैरह लेता है, ठीक है, नशे की गोली की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अगर कोई अदर मेडिसिन वगैरह लेता है तो हमारे ट्रैक लीडर को पता होनी चाहिए कि आपने वो मेडिसिन कहाँ रखी है। अगर मान लीजिए कोई बीपी की मेडिसिन ले रहा है
तो हमारे गाइड को पता होना चाहिए कि आपकी मेडिसिन इस पॉकेट में है और 4 दिन तक वो उसी पॉकेट में चलेगी। ठीक है, राइट। फूड एलर्जी तो नहीं है किसी को, किसी चीज से, कि भैया किसी को वीट से होगी और आटे की 10 रोटियां खा रहा है बंदा मजे से, किसी भी चीज से फूड एलर्जी वगैरह। बाकी किसी का मेडिकल रिकॉर्ड तो नहीं है पुराना, किसी का ऑपरेशन हुआ हो या मेरा- किसी को काहे का सर 1.5 साल पहले वो गॉलब्लैडर निकाला। अच्छा जो तो खैर कोई नहीं। बाकी किसी को अस्थमा तो नहीं है, सच सच बता दो क्योंकि ऊपर फिर भैया ट्रैक में सब पता लग जाए। पता लगेगा तो वहीं से सीधा उस एल्टीट्यूड से ऊपर नहीं लेकर जाते। ठीक है, उसके बाद और कुछ बचा है सर गियर्स में सर, और कुछ? ठीक है, अगली चीज आपकी अब आती है ट्रैकिंग आइटनरी। क्या क्या आपकी ट्रैकिंग आइटनरी है? ठीक है, अभी आपका थोड़ी देर में डिनर लग जाएगा। डिनर करने के बाद आप लोगों का गर्म पानी भी लग जाएगा, तो अपनी वाटर बॉटल फिल कर लेना। उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भैया 10-11 बजे आ रहा है कि भैया गर्म पानी दे दो, भैया गर्म पानी नहीं है, यार से भी बोलोगे भैया तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो टाइम है तो टाइम है, टाइम की यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, कितने लोग हैं सर टोटल? 18 लोग हैं आप लोग। ठीक है, तो देखो मेरा तो सबसे ना सुनने वाला जो वर्ड होता है ना, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड भैया 2 मिनट, भैया 2 मिनट। ठीक है, इस वर्ड से मुझे बहुत नफरत है, 2 मिनट से। अगर आप 18 लोगों में से हर कोई 1-1 मिनट करता है तो 18 मिनट आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद कोई कहेगा भैया 5 मिनट, भैया 10 मिनट, भैया 15 मिनट रुक जाओ, तो भैया जितना देर करोगे तो बता देना, मैं आराम से उठूंगा 10-11 बजे। तो इसलिए टाइमिंग का यहाँ पे डिसिप्लिन देना अपने टाइम का। ठीक है, ऐसे नहीं कि भैया बस हवा में चल रहे हैं कि इतने बजे बोला, अरे कोई नहीं स्लीपिंग बैग में रहते भैया चलता है, नहीं मिलेगा तो भैया नहीं मिलेगा। 8 बजे डिनर तो डिनर, उसके बाद पैक सीधा। ठीक है, डिनर आपका लगेगा, गर्म पानी आप भरेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने रूम में जाके अपना बैग पैक कर लेना है। बैग पैक करने के बाद जो एक्स्ट्रा लगेज है वो रूम में ही रहेगा आपका अलग से। मॉर्निंग में जब उठोगे, जब जाने वाले होगे, तो गैलरी जिसकी रूम के बाहर, वहां पे अपना लॉक रूम का सामान रख दोगे। उसके बाद वो वहां से हमारा बंदा उठा के इसको लॉक रूम में रख देगा, जिसके आपसे कोई चार्जेस नहीं ले जाएंगे। जब रिटर्न होंगे तो आपको वो वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सुबह उठना है 7:30 बजे, आपका जो है गर्म पानी और चाय लग जाएगा। 8:30 बजे आपका ब्रेकफास्ट लग जाएगा। ब्रेकफास्ट लगने के बाद 9-9:15 बजे आपने यहाँ पे असेंबल होना है ऊपर। ठीक है, असेंबल होने के बाद अगर किसी को लगता है कि मेरा बैग पैक जो है वो भारी है, मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो वो अपना बैग पैक जो है म्यूल्स पे दे सकता है। म्यूल्स की व्यवस्था होती है, यहाँ से आपका बैग उठेगा, सीधा जूड़ा छूटेगा। ऑन द वे आपको बैग कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको सीधा जूड़ा कैंप में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो बैग पैक, अब मान लीजिए बैग पैक की व्यवस्था बोली तो 4 बंदों ने एक बैग पैक बना लिया पूरा, इसको ठोकते हैं कि सीधा उसमें म्यूल्स पे, तो भैया उसके भी कुछ लिमिट होती है, कुछ केजी की लिमिट होती है। ठीक है, 5 से 6 केजी का आपका बैग पैक होना चाहिए। अगर उससे ऊपर बढ़ता है तो आपको वो एक्स्ट्रा पे करना होगा। और यहाँ से आपके पूरे कैंप कंप्लीट करने के बाद यही बैग वापस लाने का चार्जेस आपका 1200 रुपए है, यानी 300 रुपीज पर बैग पर डे। ठीक है, और कैंप टू कैंप चलेगा सारा, आपको रास्ते में कहीं नहीं मिलेगा। आपका बैग यहाँ से उठेगा और यहीं वापस आएगा। सिर्फ आपको रात को यूज करने के लिए मिलेगा। अपना आपका बैग रखा, सुबह आपने पैक करके वहां पे रख देना है। जिसको लगता है कि वो कैरी नहीं कर पाएगा तो भैया आज ही बता देना, क्योंकि म्यूल्स उसी हिसाब से बुलाएंगे हम लोग। अगर मान लीजिए कल सुबह बोलते हैं या चलने के बाद बोलते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अभी हमें बता देना म्यूल्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मान लीजिए कोई जोश में लेके चल दिया अपना बैग, यहाँ से सीढ़ी चढ़ी ऊपर चला, गाइड साहब बस का नहीं हो रहा है यार, जोश में उठा दिया मैंने बस। तो भैया रास्ते में जो भी ऑन द वे ट्रैक में भी अगर ऐसे कोई करता है तो वो हमारा हेडेक नहीं होता। हम जो व्यवस्था होगी वो करवा देंगे। बाकी जो चार्जेस होंगे वो उनके अपने होंगे, हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो आपको डायरेक्ट पे करना होगा जैसा भी होगा। ठीक है, जो भी आपका बैग देगा आपने उसको बताना है, और वहां से लेके उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो कितना भी बोल सकता है।
ठीक है। फिर उसके बाद कल आपने जाना है 3.5 किलोमीटर जो कि जूड़ा का तालाब है। असेंबल होने के बाद आप लोग यहाँ से निकलेंगे, 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। ड्यूरिंग ट्रैक किसी के कान में हेडफोन और ईयरफोन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और खासकर कॉटन भी नहीं होना चाहिए। हेडफोन ईयरफोन का काम तो ये रहता है कि आपने लगा दिया हेडफोन ईयरफोन और चल रहे हैं अपनी धुन में गाने सुनते हुए, और पीछे से आ गए म्यूल्स जो कि सामान लेके जाते हैं ऊपर, और पीछे से गाइड ही बोल रहा है भैया साइड साइड साइड, और गाने लगा रखे, कहाँ से सुनाई देगा। तो भैया वो तो जानवर है, वो तो सीधा टक्कर मार देगा, उसने तो अपना रास्ता निकालना है। बाहर से लोड रहता है, सिलेंडर लग गया या राशन लग गया, चल दिए नीचे, फिर भैया मैं तो लेने नहीं आऊंगा। इसलिए, और दूसरी चीज जो आपका कॉटन होता है वो भी किसी के कान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दबाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबाएगा तो यहाँ पे ऐसा लगता है हैमर लगा रहा है कोई। जब यूं आपका सर दबाएगा तो भैया जो प्रेशर रहता है ना, अंदर फ्लूइड रहता है, तो फ्लूइड जब प्रेशर ही बाहर नहीं निकाल पाएगा, जब आपने कॉटन लगा दिया तो वो हेडेक करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए कॉटन वगैरह कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। उसके बाद किसी के पास पोर्टेबल स्पीकर भी यूज नहीं होगा ड्यूरिंग ट्रैक। पता चला यहाँ पे लगा रखा इतना बड़ा बूम बॉक्स और उसमें लगा रखा भोलेनाथ भोलेनाथ। अब ये कण कण में तो बोले हैं, उस स्पीकर में तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, बर्ड्स होती है आपकी छोटी छोटी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेचर का मजा लो, गाने तो भैया डेली सुनते हो। बाकी सुना होगा कि जब बिल्डिंग से जेट गुजरता है तो शीशे चटक जाते हैं, फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी बर्ड्स होती है छोटी छोटी, उनकी हार्ट बीट की जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत कम होती है। अब उनको तुम इतना शोर दे रहे हो, पहली बात तो कोई बर्ड वॉचिंग करने आ रखा, गाने लगा रखे, चिड़िया ही उड़ गई तो क्या करेगा वो बंदा। तो इसलिए ये चीज़ नहीं करना। फिर उसके बाद 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, आप लोग पहुंचे जूड़ा के तालाब, और ट्रैक में आपको वाटर स्ट्रीम्स मिलते रहेंगे रास्ते में भरने के लिए। अब ये नहीं कि अपनी मर्जी से आपने लगा दिया नाले के पानी में भर दिया, गाइड से पूछ के जहाँ भी आपको भरना है भैया पीने योग्य है कि नहीं है। उसके बाद आप लोग पहुंचे जूड़ा में आप लोगों का जैसे ही पहुंचे आपको कैंप्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ट्रिपल शेयरिंग वहाँ पे टेंट होता है, 3-3-3-3, ठीक है, ट्रिपल शेयरिंग टेंट होता है। उसके बाद पहुंचे और बॉडी थकी है, टेंट दिया, टेंट की जिप खोली और उल्टे लेट गए मालूम करके। ऐसे कोई नहीं करेगा कि एकदम जाते ही टेंट में घुस गए। वो जो आपका इन्वायरमेंट है ना, वो आपने पहले एक्नोटाइज करवाना है। 5 से 10 मिनट आप थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, जब आपकी बॉडी उस एटमोस्फेयर में ढल जाएगी उसके बाद आपने टेंट में जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वहाँ पे हॉट लंच होगा। हॉट लंच होने के बाद शाम के टाइम पे आपका जो है स्नैक्स टाइम होगा, सारा जो भी आपका चाय वगैरह का टाइम होगा, गाइड्स सारी टाइमिंग्स आपको बताएंगे कि ये टाइम है, ठीक है। उसके बाद एक चीज वहाँ पे मत करना, आपका कैंप एरिया रहेगा, ठीक है, उसके बाहर गए कैंप एरिया का बाहर और देखा जी और भी दूसरे भी ग्रुप में चल दिए वहाँ पे। फिर उसके बाद बोला भाई कहाँ से, भाई पुणे से, भाई मैं भी पुणे से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से, अरे भाई सेम डिस्ट्रिक्ट है यार। भाई कहाँ से, बस ये बिल्डिंग के पीछे, अरे मैं बस उसके पीछे, अरे हम दोनों तो दोस्त ही आ रहे हैं, चल सुट्टा मारने चलते हैं, ठीक है। और शाम के टाइम पे गाइड ने बोल रखा है इतने बजे का आपका जो है स्नैक्स टाइम है। फिर आ रहे हैं लास्ट में, भैया मैं तो अपने दोस्त मिल गया था उसके साथ चल दिया, मेरा स्नैक्स नहीं हुआ तो भैया हम भी नहीं देंगे, टाइम तो टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का वहाँ पे जो है शाम के टाइम पे स्नैक्स वगैरह होगा, गाइड्स से जो भी मीटिंग वगैरह बातचीत होगी कल के टाइमिंग की। फिर उसके बाद आज से पहले किसी ने स्लीपिंग बैग लिया है? तो जिसने नहीं लिया वो वहाँ पे डेमो आपको दिया जाएगा स्लीपिंग बैग कैसे लगाना है, तो उस हिसाब से आप स्लीपिंग बैग लगाएंगे। ये नहीं कि भैया डेमो लिया नहीं और रजाई की तरह ओढ़ दिया, फिर ठंडा लग रहा है ऊपर नीचे इधर उधर से, फिर कह रहे भैया सबसे बेकार स्लीपिंग बैग है, ठीक है। जैसे गाइड बताएंगे उस तरीके से आपने स्लीपिंग बैग लेना है। अगर उस तरीके से लोगे तो रात भर ठंडा नहीं लगेगा। बाकी देखो जो स्लीपिंग बैग में नहीं सोया है तो उसकी नींद टूटेगी, 10-10, 15-15 मिनट, आधे घंटे में भी टूट सकती है। क्योंकि भैया मुझे पता है कि आप कोई स्लीपिंग बैग में ये होता है कि ऐसे बांधा और सीधा, वैसे हिल डुल नहीं सकते आप ज्यादा। मुझे पता है आप लोग कोई ऐसे सोता होगा लंबा होगा, कोई इधर सोता होगा, तो ऐसे नहीं होता है वहाँ पे। तो इसी वजह से आपकी नींद टूटेगी, क्योंकि ये है आप कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो एडवेंचर का मजा नहीं ले पाएंगे। कंफर्ट जोन होता है आपका कि बिस्तर के अंदर बस बगल में ही प्लग मिल गया और वाईफाई मिल गया, सब मिल गया,
और खाना चाहिए तो भैया जोमेटो कर लिया या स्विगी कर लिया और खाना जो है गेट के बाहर पहुंच गया। तो ये कंफर्ट जोन से अगर बाहर आओगे तो तभी एडवेंचर का मजा आएगा, वरना आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का डिनर होगा। डिनर होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, जब आप सो जाएंगे तो रात को क्या होता है कि बैटरी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है। एल्टीट्यूड पे जैसे जाएंगे तो वहां पे आपका बैटरी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ड्रेन किस लिए होती है? ड्रेन इसलिए होती है क्योंकि आपकी जो बैटरी होती है उसके अंदर होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस लिक्विड। इलेक्ट्रोलाइसिस लिक्विड में क्या होता है कि जब वो फ्रीज हो जाता है तो उसमें करंट पास नहीं होता, दोनों डायोड से पास नहीं होता, उसके बाद आपका वो बैटरी गिरनी शुरू हो जाती है, ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जो आपका सेल फोन है फ्लाइट मोड पे डाल देंगे क्योंकि सिग्नल वगैरह कुछ नहीं है। स्लीपिंग बैग के अंदर पावर बैंक है, स्लीपिंग बैग के अंदर बॉडी की हीट मिलती रहेगी तो उसकी बैटरी बनी रहेगी। फिर उसके बाद जब मॉर्निंग में उठेंगे तो स्लीपिंग बैग एक बार उल्टा कर लेंगे कि जेब से या फोन अंदर ही होगा तो वो सब आपके सामने आ जाए। ठीक है, उसके बाद रात को अगर कोई वॉशरूम जाता है तो अकेले कोई नहीं जाएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जानवर वगैरह है बाहर की, यहाँ तेरा ही वेट कर रहा था तुझे ही खाऊं सबसे पहले, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, मौसम जब आपका क्लियर रहेगा ना तो आपने टेंट की जिप खोली, जिप खोलने के बाद हटाया, आसमान में देखे बिल्कुल मिल्की वे है और तारे ही तारे हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड में जा रहे हैं तो आपको पूरा मौसम तारों से भरा हुआ दिखेगा। फिर क्या कर रहे हैं कि आसमान में, और वॉशरूम है सामने, और आसमान में देखते हुए क्या कर रहे हैं, अपना ज़ोडिक साइन बना रहे हैं या नाम लिख रहे हैं और ऐसे करके चल रहे हैं आसमान में देखते हुए। चलते चलते आगे भैया आइस बना हुआ है, बरगलास हो सकता है। ठीक है, वहां पे जाएंगे और वहां पे जाने के बाद ऐसे गए और भैया ऐसे फिसल गए पीछे, क्योंकि पीछे फिसलता आदमी बर्फ में, फिर पीछे गिरे और अगर 1 फीट से भी आप नीचे गिरते हैं ना तो स्पाइनल पे बहुत फर्क पड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड होती है ना C1 से C7, C3 जो आपकी कोडिंग जाती है वहां से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का नर्व सिस्टम होके जाता है, तो उस पर हल्का सा भी क्रैक लग गया तो भैया सांसें थम जाएंगी। गाने में सुना होगा या असली में थम जाती है, तो ये आपकी खुद की सेफ्टी है। ठीक है, उसके बाद मतलब ये गाइड की जिम्मेदारी नहीं है कि वॉशरूम आपको कंधे में लेकर जाए, ये आपकी खुद की सेफ्टी है। जब तक आप वॉशरूम नहीं जाते तब तक आपका हेडलाइट और हेड जो है डाउन होना चाहिए ट्रेल पे। वापस आ गए, उसके बाद आप चाहे नाइट स्के फोटोग्राफी करो चाहे स्टार ग्रेजिंग करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। बाकी मान लीजिए अगर स्नोफॉल होता है, जैसे मौसम बना हुआ है, कल परसों अगर स्नोफॉल होता है, आप टेंट में वॉशरूम जा रहे हैं तो 3 लोग एक टेंट में है तो 2 वॉशरूम के लिए एक उसके साथ जाएगा, बाकी जो तीसरा वाला बंदा है वो अपनी हेडलाइट जला देगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब स्नोफॉल ज्यादा होने लगता है ना, रात का टाइम है तो विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, पता चला चल दिए वॉशरूम के लिए और वॉशरूम के बाद आप पीछे मुड़े, ट्रेल तो ढक गया सारा बर्फ से, और पीछे मुड़े और अंधेरा और टेंट ही नहीं दिख रहे। तो अगर टेंट की लाइट जली रहेगी तो भैया कहीं से भी कूद उछल के आप टेंट तक जा सकते हो। ये मोस्टली आपका स्नोफॉल के टाइम पे होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग अपना अगले दिन उठेंगे, एक कैंप आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कैंप के लिए आप जाएंगे, सुबह ब्रेकफास्ट हो जाएगा आपका, चाय वगैरह सब लग जाएगा, डीब्रीफिंग आपकी हो जाएगी। उसके बाद आप लोग मॉर्निंग में चलेंगे, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, असेंड है। तो जब आप चल रहे होंगे तो असेंड रहेगा तो भैया कोई रेस नहीं हो रही है कि मैं पहले, बोलते हैं कई लोग आके अरे भैया सबसे पहले समिट पे मैं पहुंचा, तो भैया वहां जाके कोई ट्रॉफी तो मिली नहीं, जो लास्ट वाला है उसको भी वही व्यू मिला सारा। तो इसलिए आपको भागना नहीं है। ठीक है, एकदम से छलांग नहीं मारनी है, शॉर्टकट नहीं लेने, क्योंकि अगर आप चल रहे हैं ना, आपकी जो बॉडी के अंदर की जो ब्रीथिंग है ना वो इरेगुलर हो जाएगी, ये होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कम अमाउंट का ऑक्सीजन जाता है फिर बॉडी में, और कम अमाउंट का ऑक्सीजन ही आपके दिमाग में भेजेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, अरे गाइड साहब कितना रह गया, ये देखो नॉर्मल जो हम कहते हैं नॉर्मल चीज है, गाइड साहब कितना रह गया, बस भैया थोड़ा सा, बस भैया 5 मिनट। और लोग क्या इसको नेगेटिव समझते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं बोल दूंगा भैया 5 किलोमीटर रह गया, अभी तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, अभी तो उसके पीछे जाना है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो हमारा काम ही है बोलना बस भैया थोड़ा सा रह गया, बस 5 मिनट, बस 10 मिनट, और मेरे लिए 5 मिनट है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को इसमें ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है कि अरे यार बस ये हो गया वो हो गया। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट दिन आपको 2.5 किलोमीटर का आपने डिस्टेंस कवर करा। उसके बाद आप पहुंचे बेस कैंप। बेस कैंप में आप लोग पहुंचेंगे, वहां पे आपको सेम हॉट लंच दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है टेंट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।
फिर उसके बाद आपका डिनर अपना स्नैक्स टाइम होगा, डिनर टाइम होगा। वहाँ पे अपना जो है आपको वहाँ पे बर्फ ज्यादा मिलेगी, तो भैया उस खुशी में कूदने फूदने मत लग जाना, ठीक है। और ग्लव्स जो है आपके वो होने चाहिए आपके वाटरप्रूफ, ठीक है। जो आपके वुलन ग्लव्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि गलती से अगर आपका पाँव फिसल गया, क्योंकि बर्फ में होती है फिसलन, लगभग फिसलते ही हैं लोग, उसके बाद क्या करा, सबसे पहले हाथ जाता है, तो वुलन सॉक्स बर्फ में घुस गया ना, वुलन जो है आपका ग्लव्स, तो वो गीला हो जाएगा, सूखने में बहुत टाइम लगाएगा। वाटरप्रूफ रहेंगे। और कभी कभी जोश जोश में क्या होता है कि देखी होगी रीले वगैरह, और पीछे वाले ने कहा भाई मैंने वीडियो चला दी, तो एक काम कर बर्फ उठा के उसके मार, तो जल्दबाजी में उठाया और भैया गोला मार दिया, और देखे नहीं हाथ पे तो मैंने जो है भैया वुलन पहन रखा, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान देना। बाकी वाटरप्रूफ रहेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। वुलन में आपके छोटे छोटे होल्स भी होते हैं, पोर्स भी होते हैं, तो उनमें हवा घुसती है, तो आपके हाथ ठंडा करेगा, तो वाटरप्रूफ रहेगा तो बेटर रहेगा। देन उसके बाद वहां पे आप लोग पहुंचने के बाद भैया जहां भी जाएंगे गाइड को बता के कि भैया मैं उधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ। पता चला कि चल दी अपनी मर्जी से, बर्फ में कोई ऐसे फिसल रहा, कोई इधर फिसल रहा, और भैया टांग तोड़ के ले आए, फिर कि अरे गाइड साहब बस ये हो गया, अब क्या होगा। तो गाइड को बता के जाना भैया कि किधर क्या है, क्योंकि हमें पता है सारा एरिया किधर क्या है, किधर कैसा है, ठीक है। उसके बाद फिर रात आपकी हो जाएगी, अगले दिन सुबह आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो रात को जब सो रहे हो तो अपना बैग पैक आपने कर लेना। बैग पैक से मतलब है उस दिन आपका बड़ा बैग नहीं जाना है, छोटा बैग जाना है ऊपर, डे बैग जिसको बोलते हैं, क्योंकि जाना समिट पे, वो वापस आना है आपने वहीं बेस कैंप में। तो अपना छोटा बैग जिसमें आपका होना चाहिए पोंचो, सनग्लास, अपने खाने पीने की चीज जो भी रहेगी, ड्राई फ्रूट रहेगा, ढोकला थेपला जो भी रहेगा, ठीक है, वो अपना उसमें डालेंगे। बाकी जो वाटर बॉटल रहेगी बैग पैक के अंदर पीठ से लगी हुई, ताकि इसको गर्मी मिलते रहे। उसके बाद आप लोग अपना जो है सो जाएंगे बैग पैक करने के बाद। जो आपका मॉर्निंग का वेकअप टाइम रहेगा अगले दिन का, मतलब ये कैंप आपका कंप्लीट हो गया, अगले दिन का मॉर्निंग का टाइम रहेगा, वो रहेगा आपका 2:30 वेकअप टाइम, ठीक है। 2:30 बजे रात को आपको उठा दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग बोलेगा गाइड, भैया गुड मॉर्निंग, भैया चलो उठ जाओ, 3-4 बार बोलेगा, जो नहीं उठेगा उसको टेंट से बाहर फेंक दिया जाएगा। स्लीपिंग बैग सही, मजाक कर रहा हूँ, इतना ओवर नहीं किया जाएगा, लेकिन उठ जाना टाइम से, ठीक है। उठने के बाद फिर जो आपका ब्रेकफास्ट, गर्म पानी और आपकी चाय एक साथ लग जाएगी, ठीक है। एक साथ लगने के बाद जो आपका ब्रेकफास्ट होगा उसमें होगा आपके 4 आलू के पराठे, बटर बुटर लगा होगा, और 1 गिलास आपको रियल जूस का मिलेगा, ठीक है। ये कुछ नहीं मिलेगा, इसके चक्कर में काहे को रह रहे, ये कुछ नहीं मिलने वाला। ये खाओगे तो भैया 10 कदम में नहीं चल पाओगे, ठीक है। आपको मिलेगा लाइट ब्रेकफास्ट, वो था आपका पॉरेज, उपमा, ब्लैक टी ही दी जाती है माउंटेन में, क्योंकि क्या होता है एटीट्यूड बढ़ेगा तो दूध से एसिडिटी होती जाती है, तो इसलिए ज्यादातर ब्लैक टी ही चलती है। फिर उसके बाद जब आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, हेडलाइट अपने सर में लगानी है, अपना गेटर वगैरह डेमो सब आपको ट्रैक लीडर गाइड वगैरह दे देंगे। उसके बाद भैया अगर क्रैम्पॉन पहना है तो ये नहीं होना चाहिए, जब तक आप पूरा रेडी नहीं हो जाते तब तक आपने क्रैम्पॉन नहीं लगाना है। पता चला कि थोड़ी देर बाद क्रैम्पॉन लगा रखे हैं, उसके नीचे होते हैं कांटे, अरे भैया मेरा वो छूट गया हेडलाइट, और रख दिया पाँव सीधा टेंट के वहां पे, भैया वो छेद हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। और मैट है, मैट में रख दिया, पाँव चल रहे हैं, और जोश जोश में क्या करते हैं, भाई अपना क्रैम्पॉन दिखा, भाई तू दिखा, अरे बढ़िया लग रहा, और एक दूसरे के पाँव पे मार रहे हैं। क्रैम्पॉन के आगे कांटा होता है, घुस गया ना एक बार सीधा छेद ही करेगा जूते में, जूता भी बर्बाद और पाँव भी बर्बाद, इसलिए इस चीज का खासकर ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट में जब आप चलने के लिए रेडी हुए, गाइड ने बोला रेडी, तो उससे आपको कम से कम 2 से 3 मिनट पहले क्रैम्पॉन लगा देना है। पहले ही नहीं लगाना है कि भैया देख रहे हैं अरे बस चल रहे हैं क्रैम्पॉन में। उसके बाद फिर आप लोगों का वहां से मूव होगा, मूव होने के बाद आप लोग 3.8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंचेंगे समिट पे। तो एकदम असेंड है, ट्रेल बना हुआ है, जिसको थकान लगती है बीच में, मान लीजिए ट्रेल पे चल रहे हैं, तो आपको ऐसे खड़ा नहीं होना है कि स्टिक के साथ यूं खड़े हो गए, भैया पीछे आपके लाइन रहेगी बड़ी, आप रुक गए तो पीछे ट्रैफिक जाम। आपको क्या करना है, ट्रेल से बाहर 1 कदम बाहर हुए, जो पीछे वाले, क्योंकि दूसरे का मोशन नहीं तोड़ना है, दूसरे का पिकअप नहीं तोड़ना है, उसको चढ़ने देना है, ठीक है। उसके बाद जब 10 बार आपने
इनहेल एक्सेल करा, सांसें इरेगुलर हुई, तब ट्रेल पे वापस आओ। ठीक है, बाकी आपको टीम कोड दे दिया जाएगा। वहां पे ऐसा होता है, ये ढक जाते हैं सबके चेहरे, हवा चलती है, सब कुछ होता है, पहचानने में नहीं आता। पता चला कि किसी और का हाथ पकड़ के चल दिए अपने साथ। वहां पे आपको टीम कोड दिया जाएगा। तो जैसे मैंने बोल दिया, मान लीजिए ट्रैक पांडा बोल दिया, तो समझ जाना हाँ भाई, हमें ही पता चल जाएगा कौन कौन ट्रैक पांडा है। ठीक है, उसके बाद फिर वहां से समिट की तरफ चलेंगे। धीरे धीरे आप लोग पहुंचेंगे समिट में। सनराइज वहां पे होगा, पहले भी हो सकता है, जैसे आपकी स्पीड रहेगी। शोल्डर पे भी हो सकता है, आपका समिट पे भी हो सकता है। जहाँ पे जो पहुंचेगा वहां पे सनराइज होने के बाद वहां पे पहुंचेंगे। फिर उसके बाद समिट पे भैया एक चीज का ध्यान रखना, खासकर ब्लॉगर, खासकर रील बनाने वाले ऐसे उठाएंगे, और ये देखिए मैं समिट पे हूँ, ये नीचे खाई है, और ये देखते रहिए, और ये बर्फ है, और ये आइस बना हुआ है, और ये साथ ही चल रही है। होता है कईयों के साथ, होता है। और कोई इतना भी करता है कि समिट पे जाते हुए क्या करा, हेडलाइट टॉर्च नहीं ली और फोन लेके चला हुआ है फ्लैश जला के, और हल्का सा पाँव फिसला, हाथ से फोन छूटा ना, तो बर्फ तो टाइट है भैया, फिसलते हुए जाएगा फोन सीधा नीचे नदी में, मिलेगा नहीं कहीं दूर दूर तक। ठीक है, फोन रख रहे हैं तो भैया जिप बंद, अंदर रख रहे हैं तो भैया बंद, क्योंकि ये होता है जैसे यूं मूवमेंट करोगे यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग समिट पे पहुंचने के बाद अपना फोटोग्राफी वगैरह करेंगे। ठीक है, जितनी देर आप वहां पे रुकना चाहें, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जैसे जैसे लेयरिंग रहेगी वो वैसे वैसे रुकेगा। जैसी लेयरिंग उतना टाइम वहां पे लगेगा। प्रॉपर लेयर नहीं तो भैया 5 सेकंड, 10 सेकंड। समिट पे पहुंचने के बाद वहां पे आपका सनराइज होगा। सनराइज होने के बाद एक बैनर फोटो आपका लिया जाएगा। उसके बाद वहां से आप लोग जो है डाउन करेंगे। तो डाउन करने से पहले गाइड को बता के कि भैया